guys, welcome back to Pracademy. This is Pradokwa. Today we are going to take a session of business studies. तो हाँ मेरे दोस्तों, बिजनेस स्टडीज के क्लासेस लेकर मैं आ गया हूं। अब कर रहे थे बेसब्री से इंतजार और कमेंट भी तमाम आ रहा था कि सर बिजनेस स्टडीज के क्लास कब लीजिएगा। तो मैं आ गया हूं बिजनेस स्टडीज के क्लास लेकर के, और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो क्लास 12th के ये सेशन चल रहे हैं। ऑल बोर्ड मतलब यहां पर सीबीएसई और बिहार बोर्ड के साथ कोई भेदभाव नहीं है। यहां पर हम लोग तमाम सीबीएसई और बिहार बोर्ड सारे बच्चों के साथ करेंगे मिलकर पढ़ाई। तो यहां पर सीबीएसई और बिहार बोर्ड सारे बच्चों के साथ मिलकर करेंगे पढ़ाई। और आपका जो एग्जाम होने वाला है आपको पता है 2023 में। तो सेशन कौन सा रहने वाला है 2022-2023। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस और मैनेजमेंट की क्लासेस आज करेंगे। और तमाम कंटेंट्स आपके सामने है जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आएगा। ये वो कंटेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है। पुराना सिलेबस अगर आप अभी भी दिमाग में बैठा के रखे हो कि कुछ डिलीशन है या कोई डिलीटेड है, तो कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कोई भी डिलीटेड पार्ट नहीं है, कुछ भी डिलीशंस नहीं है। सब का सब कंटेंट आ रहा है जो पहले आता था। तो जो कंटेंट मैं आपको लिख करके दे रहा हूं डिस्प्ले बोर्ड पर, जो आपको दिख रहा है, आप उसको फॉलो करो और आप वही टॉपिक को मेरे से पढ़ोगे और ये आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आएगा। तो नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों, मित्रों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिकॉज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से चैनल ग्रोथ होता है, मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए तमाम सारे अच्छे अच्छे वीडियोज और कंटेंट और तमाम सारे मेहनत और एफर्ट लगाने में मजा आता है। क्योंकि इन रिटर्न्स कुछ होता है तो आदमी को थोड़ा सा मजा आता है। समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। और आपको पता है कि प्रैकेडमी तमाम सारे फ्री लेवल पर क्लासेस प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की हो, तो सारे क्लासेस आपको फ्री लेवल पर प्रोवाइड होगा। और मैं करूंगा, मैं प्रणव कुमार आपके सामने करूंगा। फॉर टेक्निकल फॉल्ट आज वीडियो हमारा नहीं आ रहा है, आज हमारा थोड़ा चेहरा आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट बार से हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे थोड़े के साथ पढ़ें। फिलहाल इस वीडियो को, इस पार्ट को आप बिना हमारे शकल के ही एंजॉय करें, क्योंकि आपके आज के क्लास में आपको बहुत एंजॉय होने वाला है। तो ये है पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। तो पार्ट 1 वीडियो में क्या क्या कंटेंट है थोड़ा देख लीजिएगा। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है, ये चैप्टर 1 है। टोटल आपको पूरा का पूरा 12 चैप्टर पढ़ना है। जो भी बच्चे अभी सिलेबस नहीं देखे हैं या उनको पूरा सिलेबस पता नहीं है, तो वो प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर ले। वहां पर सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों बोर्ड के सिलेबस को मैं डिटेल से डिस्कस कर दिया हूं, तो आप वहां पर चेकआउट कर ले, फिर पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो कंटेंट क्या क्या है सर, एक बार देख लीजिए, देखा जाए सर। तो कंटेंट हम लोग के पास है 8, पूरा 8 का 8 कंटेंट है जो हमें पढ़ना है। पहला कंटेंट आपका आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के बारे में बेसिक क्लासेस यहाँ पर करेंगे। फिफ्थ में है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, साइंस, आर्ट्स, प्रोफेशंस, ये सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, साइंस, आर्ट्स, प्रोफेशंस। फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का लेवल क्या होता है, टॉप, मिडिल, लो। फिर 7th टॉपिक जो होगा, कंटेंट जो होगा, वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो 5 फंक्शन होता है, वो भी पढ़ेंगे। और 8 टॉपिक में जाकर के आपका मैनेजमेंट द एंड हो जाएगा। कोऑर्डिनेशंस जो है, टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, उसके कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। हमेशा बिहार बोर्ड और सारे बोर्ड के बच्चों को लेकर के चले, तो यहाँ भी चलेंगे। तो सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चे किस तरह से हमारे साथ जुड़ेंगे और किस तरह से यहाँ पढ़ाई का होगा। बिहार बोर्ड के बच्चे जो होंगे बीएसईबी बोर्ड के बच्चे क्या करेंगे कि जो मैं पढ़ाऊंगा उस कंटेंट को, ये बीएसईबी बच्चे हो गए, और ये एक मिनट, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे और बिहार बोर्ड के बच्चे में अंतर क्या है कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को कॉन्सेप्ट के साथ केस स्टडी देखना है। कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट प्लस केस स्टडी, कॉन्सेप्ट प्लस केस स्टडी दोनों ध्यान देना है। लेकिन बिहार बोर्ड वाले बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट सुनना है, कुछ नहीं करना है। यही मेजर डिफरेंस है। सीबीएसई वाले बच्चों ईच एंड एवरी टॉपिक का ईच एंड एवरी पॉइंट को बढ़िया से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको केस स्टडी सॉल्व करना है। फिर से मेरी बातों को सुनो। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे
जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक के अंदर जितना भी पॉइंट होगा वो सारे के सारे पॉइंट को बढ़िया से पढ़ के चलेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट से केस स्टडी से क्वेश्चन आ सकता है। ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए गाइडलाइन, नोटिस जो समझ ले। बिहार बोर्ड वाले बच्चे क्या करेंगे सर? बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसको ध्यान से सुनेंगे। अगर उस टॉपिक के अंदर 7 या 8 पॉइंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 8 का 8 पॉइंट उनको याद होना जरूरी है। 5 से 6 पॉइंट भी अगर उनको याद है रैंडमली बेसिस से भी तो अच्छी बात है। मतलब सीबीएसई वाले बच्चों को अगर कोई टॉपिक में 8 पॉइंट है, समथिंग मान लो कोई टॉपिक में 8 पॉइंट है, तो 8 पॉइंट को उनको पॉइंट पर पॉइंट याद होना जरूरी है। किनके लिए? सीबीएसई वालों के लिए। बिहार बोर्ड वाले के लिए कोई जरूरी नहीं है। ऐसा मतभेद क्यों सर? ये डिफरेंशिएशन इसलिए है क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चंस केस स्टडी से आता है। वो 85% क्वेश्चन केस स्टडी से आता है सीबीएसई वाले बच्चों को। तो केस स्टडी में क्वेश्चन कहां से पूछ लेगा ये ना हमें पता है ना बच्चों को पता है। इसी के लिए सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चों को पूरा पॉइंट कवर करना होता है, किसी भी टॉपिक का पूरा पॉइंट कवर करना होगा। ये कंपल्सन बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड वाले बच्चे अगर 8 पॉइंट में 5 पॉइंट भी अगर याद रख रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि उनको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, उनको आंसर राइटिंग करना होता है। क्वेश्चन पूछ दिया अब उनको जवाब देना होता है। अगर 3 मार्क्स का होगा तो 4 पॉइंट लिखेंगे, 2 मार्क्स का होगा तो 2 पॉइंट लिखेंगे, जैसा मार्क्स वैसा पॉइंट लिखेंगे। इसके लिए बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए उतना बॉदर नहीं है, उतना टेंशन नहीं है जितना सीबीएसई वालों के लिए। टेंशन की बात कुछ नहीं है। हम ईच एंड एवरी पॉइंट को इतने मजेदार तरीके से पढ़ेंगे कि सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में या केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां तक बात रहा केस स्टडी का, तो हर टॉपिक खत्म होने के बाद केस स्टडी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो केस स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई स्टूडेंट। बिहार बोर्ड वाले बच्चे केस स्टडी के क्लासेस को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उनके एग्जाम में केस स्टडी नहीं आता है। तो सीबीएसई वाले बच्चे आप टेंशन ना लो, आपके लिए हर टॉपिक के साथ केस स्टडी हम सॉल्व करवाएंगे। इतना प्रैक्टिस करवाएंगे केस स्टडी का कि आप इतने हैबिचुअल हो जाओगे कि आपको सारा का सारा पॉइंट भी याद रहेगा, और किसी पॉइंट से भी अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बनाने के लिए कैपेबल होगे। ये मेरी वादा है आपसे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्हाट आर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला टॉपिक यही है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो व्हाट आर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा स्लाइड करें अपने स्क्रीन को और आपको समझिए। यहाँ पर सारे बिहार बोर्ड सीबीएसई सारे बच्चे समझेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लास है, अच्छे से ध्यान से सुनिए। और बिहार बोर्ड वाले बच्चे अगर सीबीएसई के थीम को लेकर के चल रहे हैं कि सब पॉइंट हमको भी समझना है, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा बात है अब एक्स्ट्रा और अच्छा पढ़ के जाओगे तो वो खराब चीज तो नहीं होती है। तो व्हाट आर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट क्या आता है? मैनेजमेंट वो कला है। सबसे पहला बात है कि मैनेजमेंट करता कौन है? तो मैनेजमेंट इज परफॉर्म बाय ए मैनेजर। मैनेजमेंट इज परफॉर्म बाय ए मैनेजर। मैनेजमेंट कौन परफॉर्म करता है? मैनेजर करता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज परफॉर्म बाय ए मैनेजर। मैनेजर मैनेजमेंट करता है। मैनेजर कौन है? एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है। तो मैनेजर के अंदर वो आर्ट होता है, वो कला होता है। और आप जानते हो कि सब काम एक व्यक्ति नहीं करता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ईच एंड एवरी वर्क बाय अ सिंगल पीपल। तो मैनेजर सब काम खुद से नहीं करेगा, वो काम को क्या करेगा? डेलीगेट करेगा कि भैया ये काम करना है तो जाओ तुम करके आओ। तुमको मार्केट जाना है भाई, तुमको शोरूम जाना भाई, तुमको कार का सर्विसिंग करवाने जाना है भाई, तुमको बाइक का सर्विसिंग करवाने जाना भाई। मतलब मैनेजर बैठा हुआ ऑफिस में और सारे टीम को, मतलब सारे लोगों को डेलीगेट करा है कि तुम मार्केट का काम करो, तुम शोरूम का काम करो, तुम कार इंश्योरेंस का काम करो, तुम बाइक इंश्योरेंस का काम करो, तुम बाइक को धोने के लिए ले जाओ। मतलब मैनेजर क्या परफॉर्म करता है? मैनेजर के अंदर कौन सा स्किल होता है? तो मैनेजमेंट का स्किल होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स टू बी डन थ्रू अदर। देखो सेकंड पॉइंट में मैंने वही चीज लिखा है कि मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एक कला है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरे से काम करवाने का कला। अब आपको लगेगा सर बचपन में तो हम भी बहुत तेज हुआ करते थे कि दूसरों से काम निकलवाना मुझे आता था, तो क्या सर मैं मैनेजर हूं? वो देखो वो सेल्फनेस हो जाएगा, सेल्फिशनेस हो जाएगा आपके अंदर। लेकिन वहां सेल्फिश वाली बातें यहां पर नहीं है। यहां पर मैनेजर है जो एक टीम को लीड कर रहा है, जिसको हम टीम लीडर कहते हैं। और वो टीम लीडर का काम है काम को बांटना, जिससे क्या होगा कि सही समय पर सारा काम हो जाएगा। तो मैनेजर क्या करता है? मैनेजर्स काम को डेलीगेट करता है, वो दूसरों से काम करवाता है
और इससे क्या होता है कि काम सही समय पर और सही ढंग से, देखो दोनों बातें होना चाहिए, सही समय पर भी काम होना चाहिए और सही तरीके से भी काम होना चाहिए। तो मैनेजर के अंदर एक टैलेंट होता है, एक प्रतिभा होता है, एक आर्ट होता है जिसको कहते हैं मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्या करवाता है, तो वो काम करवाता है दूसरों से। अच्छा मान लो मैं मैनेजर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैं ऑफिस में बैठा हूं बीइंग एज ए मैनेजर और मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। तो मेरा काम क्या है कि मान लो हमारे पास अकाउंट्स के टीचर हैं, इकोनॉमिक्स के टीचर है, बिजनेस स्टडीज के टीचर है, एंटरप्रेन्योरशिप के टीचर है, फिजिकल एजुकेशन के टीचर है, आईटी के टीचर है। तो मैं मैनेजर हूं, ऑफिस में बैठा हुआ हूं। मेरा काम क्या है कि कौन क्लास कौन सा शेड्यूल कब लगेगा, ये मेरा काम है। अकाउंट्स वाले सर को मैं बोलूंगा सर आपका क्लास इस समय है, आप जाइए, आप अकाउंट्स का क्लास लीजिए। सर आपका इकोनॉमिक्स का क्लासेस, आप इकोनॉमिक्स लीजिए। सर आपका आईटी क्लासेस है, आप आईटी लीजिए। सर आप बिजनेस स्टडी क्लासेस है, बिजनेस स्टडीज लीजिए सर। तो ये मेरा काम है, बीइंग एज अ मैनेजर मैं डेलीगेट करूंगा वर्क को कि भैया आपका ये काम है। तो ये मेरा क्या है, टैलेंट है, मेरा आर्ट है कि मैं टीचर से, अकाउंट्स के टीचर से, इकोनॉमिक्स के टीचर से, बिजनेस स्टडी के टीचर से काम करवा रहा हूं और मैनेज कर रहा हूं। तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या कर रहा हूं, मैनेज कर रहा हूं। इस मैनेजमेंट का हेड कौन हूं, मैं कौन हूं, मैनेजर हूं। तो मैनेजर करेगा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में होता है किसी काम को करवाना किसी दूसरे के द्वारा, खुद नहीं करना। ध्यान से सुन रहे हो, खुद से नहीं करना, किसी और से करवाना। इसी के लिए डेफिनेशन मैंने सेकंड उठाया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरे से करवाना। चलिए अब मेन डेफिनेशन पर आते हैं। फर्स्ट वर्ड मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स टू बी डन। मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिससे हम काम को करवाते हैं। किस लिए करवाते हो, मकसद क्या है जीवन का तुम्हारा, तो मकसद ये है सर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। ऑब्वियसली बात है, आपका जीवन का एक गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी जीवन का एक गोल होता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को क्या करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना है। तो ये लाइन को पकड़े, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम काम को करवाते हैं। किस लिए काम करवा रहे हो भैया, क्यों करवा रहे हो, काम क्यों करवा रहे हो, क्यों वर्क करवा रहे हो, वर्क डन क्यों कर रहे हो, तो उसका एक मकसद है सर, उसका एक एम है। एम क्या है कि गोल को अचीव करना। एम क्या है कि अपने लक्ष्य को अचीव करना। ये दो बात कंसिडर करना, लक्ष्य को अचीव करना है विद two most important things, these two most important things, effectively and efficiently। गोल को अचीव अगर आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर रहे हो तो जीवन में मजा तभी है, तभी उस काम के मैनेजमेंट का आपको सराहना किया जाएगा, तभी उस काम के मैनेजमेंट को आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। अब ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली है क्या चीज, वो चीजों को समझेंगे, फिर से डेफिनेशन में बैक को आएंगे। तो पहले चलिए इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस में आपने टी देखा होगा कैपिटल, और एफिशिएंसी में आपने सी देखा होगा। इसको मैंने टी और सी को इसलिए बड़ा लिखा क्योंकि आपको चीजों को समझाना आसान बनेगा। इफेक्टिवनेस में टी है, टी रिप्रेजेंट फॉर टाइम। टाइम क्या कहता है कि इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस उसको कहते हैं कि कोई भी टास्क अगर आपको दिया जाता है आप उसको सही समय पर खत्म कर दे रहे हैं, दिस इज नोन एज इफेक्टिवनेस। क्या कहते हैं उसको, इफेक्टिवनेस। अगर किसी वर्क को आप सही समय पर खत्म कर देते हो तो उसको कहेंगे द वर्क शुड बी डन इफेक्टिवनेस। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में कैपिटल सी छुपा हुआ है, सी को मैंने ब्रैकेट में लिया हूं, सी फॉर कॉस्ट। सी फॉर कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आप किसी भी वर्क को, आप किसी भी टास्क को, आप किसी भी गोल को एट अ मिनिमम कॉस्ट, कम लागत में, एट अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कम लागत में उसको खत्म कर दिए। ये आपकी टैलेंट है, ये आपकी टैलेंट है कि किसी भी टास्क को, किसी भी गोल को आप कम कीमत में विद मिनिमम कॉस्ट खत्म कर दिए। अब मिनिमम कॉस्ट में खत्म क्यों हुआ होगा, इसका मेजर रीजन क्या होना होगा, इसका मेजर रीजन ये है कि आपने गलतियां कम की होंगी। तो वेस्टेज शुड बी मिनिमम, वेस्टेज शुड बी मिनिमम, इसीलिए मैंने लिखा है, देखो ध्यान से, मिनिमम वेस्टेज इज इक्वल टू मिनिमम कॉस्ट। जब गलतियां कम होंगी, जब एरर कम होगा, गलतियां कम होंगी, एरर कम होगा, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इसका प्रभाव कम पड़ेगा। तो when there should be a minimum wastage, there should be a minimum cost of production। फिर से where there is minimum wastage, there should be a minimum cost of production।
तो वी कैन इजिली फॉरगेट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। हाउ? इफेक्टिवनेस में टी आता है तो किसी भी काम को इफेक्टिवनेस आता है, इफेक्टिवनेस में टी आता है। टी का मतलब होता है टाइम। जैसे ही टाइम आएगा तो आप ये दिमाग में रिकॉल करना है कि कोई भी टास्क को, कोई भी चीज को अगर हम सही समय पर खत्म कर दे रहे हैं तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? जल्दी बताओ। इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में सी है, सी से याद करना कॉस्ट। किसी भी टास्क को, किसी भी गोल को, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम मिनिमम कॉस्ट में, कम लागत में कंप्लीट करते हैं, कंप्लीशंस करते हैं, तो उसको कहेंगे एफिशिएंसी। अब चलिए डेफिनेशंस की ओर मूव ऑन करते हैं। मैंने डेफिनेशन क्या लिखा था मैनेजमेंट का, आइए इसको देखते हैं। मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या लिखा था? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स टू बी डन, जिसमें काम होता है विद द एम ऑफ अचीविंग। आप विद द एम, एम क्या है? अचीव गोल, गोल को अचीव करना। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होगा, उसको अचीव करना है विथ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, with two important things. First one is effectively and second one is efficiently. मतलब किसी भी गोल को हम अचीव करेंगे उसका मकसद दो होना चाहिए, effectively and efficiently. Effectively मतलब सही समय पर वो गोल अचीव होना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात efficiently. Efficiently मतलब वो गोल को हम अचीव किए विथ मिनिमम कॉस्ट। तब जाकर के आपका मैनेजमेंट सार्थक होगा, तब जाकर के आपका मैनेजमेंट अच्छा कहलाएगा, तब आपको कहा जाएगा यू आर ए गुड मैनेजर। आप अच्छे मैनेजर हो। क्यों? क्योंकि आप अपने गोल को सही समय पर खत्म किए और आपने जो प्रोजेक्ट, जो गोल मतलब कोई गोल होगा तो कोई प्रोजेक्ट ही होगा, आपने उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी कम किया। क्यों कम किया? क्योंकि आपने वेस्टेज कम किया होगा। जब आप वेस्टेज कम करोगे, आप वहां एरर कम करोगे, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। तो सबसे गुड मैनेजर आप कब कहलाओगे? जब आपके द्वारा मैनेजमेंट होगा। अब मैनेजमेंट के दौरान में जो काम आप करोगे उसको टाइम पर खत्म करोगे, विथ मिनिमम कॉस्ट करोगे, तो आप गुड मैनेजर कहलाओगे और आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा कहलाएगा। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिसमें काम होता है, कोई गोल को अचीव किया जाता है विथ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब सही समय पर काम खत्म करना, एफिशिएंटली मतलब विथ मिनिमम वेस्टेज, विथ मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ काम खत्म करना। जब आप सही समय पर सही काम खत्म करोगे और विथ मिनिमम कॉस्ट के साथ काम खत्म करोगे तो आपका मैनेजमेंट अच्छा कहलाएगा एंड यू शुड कॉल्ड बी अ गुड मैनेजर। ठीक है? तो आई थिंक मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लासेस को और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप एक दो बार वीडियो और देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा। उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा सर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और नेचर क्यों लिख दियो? तो मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा कंफ्यूजन इस बात का रहा है हमेशा कि बच्चे कहते हैं सर फीचर्स क्या होता है, नेचर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो मैं ये कहता हूं बेटा ये सब एक चीज है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर एंड नेचर ये सारे चीज एक है। आप फीचर्स कह लो तो ये भी यही सब पॉइंट आएगा, नेचर कह लो तो भी यही सब पॉइंट आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कहेगो तो यही सब पॉइंट आएगा। तो आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को समझें। इस समझने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप किसी भी टॉपिक का डेफिनेशंस अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्या मैंने बोला? अगर किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस टॉपिक का कैरेक्टरिस्टिक्स को, आप उस टॉपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो अभी तक हमारे कुछ दोस्तों को, हमारे कुछ स्टूडेंट को मान लो मैनेजमेंट के डेफिनेशन नहीं क्लियर हुआ, हो सकता है नहीं क्लियर हुआ, ऐसा थोड़ी है कि मैं जो पढ़ाऊं और जो समझाऊं सबको क्लियर ही हो जाए। तो मान लो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको मैनेजमेंट का डेफिनेशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो बच्चे 100% कंसंट्रेशन के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अभी पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से सुन लो, तब जाकर आपका मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं अगर क्लियर होता है तो 2 बार और वीडियो देखो, फिर भी नहीं क्लियर होता कमेंट करो। तो कोई भी डेफिनेशन अगर क्लियर ना हो जीवन में, बीएसटी का मैं बता रहा हूं और चीजों का नहीं बता रहा हूं, बिजनेस स्टडी में बता रहा हूं कि अगर कोई भी डेफिनेशन अगर आपको क्लियर ना हो बिजनेस स्टडीज में तो आप उस डेफिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या नेचर्स को कवर करें, उसको अच्छे से पढ़ें।
तब जाकर के आपको ब्रॉडिफिकेशन हो जाएगा, क्लैरिटी भी हो जाएगा और आपको चीजों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट का इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का 10 फोकस होता है गोल की ओर। मैनेजर, अभी मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट तो एक स्किल है भैया, एक प्रोसेस है, उसको कौन परफॉर्म करता है? मैनेजर। तो मैनेजर का सबसे पहला टारगेट होता है, गोल होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करना है। इसी को कहते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे बीइंग एज अ टीचर, मुझे मैनेजर मान लो, मैं आप लोग का मैनेजर हूं क्योंकि मैं आप लोग को इंस्ट्रक्ट करता हूं, गाइड करता हूं, मोटिवेट करता हूं। तो बीइंग एज अ मैनेजर मेरा गोल क्या है? कोई बच्चे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो? बीइंग एज अ टीचर मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कि मेरे बच्चे जो 2022-2023 के सेशन में बच्चे जो प्रीकेडमी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो बिहार बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, तमाम कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, भारतवर्ष में कहीं भी बैठ के मैनेजमेंट पढ़ रहे हो प्रीकेडमी से, तो वो बच्चे मेरे बोर्ड के एग्जाम में टॉप करेंगे बिजनेस स्टडीज में। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, इस लेवल से पढ़ाऊंगा कि मेरे बच्चे जो प्रीकेडमी के माध्यम से भारतवर्ष के किसी कोने में बैठ के अगर पढ़ रहे हो तो वो अपने आने वाले बोर्ड के एग्जाम में 2023 में झंडा गाड़ेंगे अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। तो ये मेरा गोल है। तो इसी को कहते हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ स्किल विच इज परफॉर्म्ड बाय अ मैनेजर एंड मैनेजर ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। उसके सामने हमेशा लक्ष्य दिखता रहता है कि भैया हमको इस तरह से काम करना है ताकि हमारा गोल अचीव हो। काम हमें नहीं करना है, काम मुझे करवाना है। मैं मैनेजर हूं, फिर से मैं वही बात बता रहा हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं खुद काम थोड़ी करूंगा। भाई एक बात बताओ, पढ़ना थोड़ी ना मुझे। मैनेजर मान लो टीचर मैं हूं, मैं मैनेजर बनाऊं तो पढ़ना मुझे है, पढ़ना आपको है। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। तो मैनेजर का काम ही होता है दूसरों से काम करवाना। दूसरा कौन है? आप लोग दूसरा है। और आपको अच्छे से इस तरह से परफॉर्म करवाना, इतने अच्छे से पढ़ाना जिससे हमारा गोल हो जाए अचीव। तो याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें मैंने एक फिगर बनाया है, मैनेजमेंट फंक्शन एम्स टुवर्ड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। हमेशा इसका लक्ष्य रहेगा, हमेशा लक्ष्य, दैट वी शुड गेट गोल, अचीव गोल। अब गोल क्या हो सकता है? मान लो एक छोटा सा मैं बात ही कर लेता हूं कि गोल क्या होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक छोटा मोटा गोल बना लेते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दिस इज द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है ना भैया, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर हमेशा काम करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? व्हाट आर द सेकंड पॉइंट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। याद रखना, पी फॉर परवेसिव, पी फॉर प्रेजेंट, यही निमोनिक्स मैंने निकाला है। देखो भैया, क्लास में याद हो जाए ईच एंड एवरी पॉइंट। सीबीएसई वाले बच्चों को फोकस ज्यादा करके बिजनेस स्टडी में चलेंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चों को ईच एंड एवरी पॉइंट कंपलसरी है, क्योंकि केस स्टडी आता है। सारा पॉइंट क्लियर नहीं जब तक रहेगा, केस स्टडी में क्वेश्चन नहीं बनेगा। बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी अगर इसी तरह से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जितना भी याद रह जाए उनके लिए सफिशियंट है। दोनों बात मैं बता दिया। मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। परवेसिव मतलब होता है पी फॉर परवेसिव, पी फॉर प्रेजेंट। मतलब मैनेजमेंट हर जगह होता है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान हर जगह पर विराजमान है, ओमनी प्रेजेंट। भगवान खंबे में भी है, भगवान कूलर में भी है, भगवान ऊपर भी है, भगवान नीचे भी है, आकाश में भी है, पाताल में भी है, दाएं में भी है, बाएं में भी है। ये विश्वास है हमारा कि भगवान इज ओमनी प्रेजेंट, ये हर जगह है। ऐसे ही मैनेजमेंट भी एक भगवान का रूप है। क्यों? क्योंकि बिना मैनेजमेंट का कोई संसार नहीं चलेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सो इट इज कॉल्ड ए मैनेजमेंट इज परवेसिव। जिस तरह से भगवान हर जगह विराजमान है, हर जगह पर हैं, वैसे ही मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मैनेजमेंट के बिना चल सके। इससे के लिए पी फॉर परवेसिव, याद रखना, पी फॉर परवेसिव, पी फॉर प्रेजेंट। इसीलिए मैंने लिखा है मैनेजमेंट प्रेजेंट एवरीवेयर इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जांपल में स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, एनजीओ, अरे किसका किसका नाम ले लो, सब चलेगा, ईटीसी। तो 2 पॉइंट कवर किए। मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट हमेशा परवेसिव रहेगा, मतलब मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट में आइए। थर्ड पॉइंट में क्या है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ओ माय गॉड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मतलब मल्टी टैलेंटेड। इसको हम ऐसे याद करते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट इज मल्टी टैलेंटेड। क्या मल्टीपल टैलेंटेड है सर? 3 काम ये फटाफट करता है। पहले तो काम को संभालता है
इंसान को संभालता है, ऑपरेशन मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने का ऑपरेशन संभालता है। नहीं समझ में आया? चलिए, मल्टी डायमेंशन में 3 बात याद रखिएगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या हुआ कि आपको देख लो भैया बिजनेस किस तरह का नेचर ऑफ वर्क है। बिजनेस का भी अपना नेचर ऑफ वर्क है ना भैया, किस तरह का बिजनेस है। तो नेचर ऑफ वर्क, टास्क, गोल, सेटअप टू परफॉर्म। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या क्या काम करना है। तो मैनेजमेंट सबसे पहले ये चीजों को देखेगा कि क्या क्या काम हमें करना है। सेकंड पॉइंट में आप देखो कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब पीपल क्या है। पीपल, पहले समझो बात को, पीपल कौन है? इंप्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ये व्यक्ति कौन है? इंप्लॉय है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके संस्थान में काम करने वाला इंप्लॉय है, जिसको हम एचआर कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। आप इंप्लॉय भी कह सकते हो और आप इसको एचआर भी कह सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स। अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो काम है, आपके पास जो काम है, उस काम को उस व्यक्ति को डेलीगेट करना है जो उसका एक्सपर्ट है। फिर से सुनो एक बार, आपको वो काम डेलीगेट करना है उस व्यक्ति को जो उसमें एक्सपर्ट है। फॉर ए थिंग, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन को मार्केटिंग का काम करवाना है। किसका काम करवाना है? मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग का काम करवाना है तो सर मैं भेज दूंगा राम को। मुझे पता है कि राम परफॉर्मेंस इज बेस्ट इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का काम में सबसे धांसू परफॉर्म करता है कौन? राम। तो राम को मैं मार्केटिंग में भेज दूंगा। उसी तरह से एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का काम अच्छे से परफॉर्म कौन करेगा? श्याम। तो मैं श्याम को कंसीडर करूंगा फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस। तो कहने का मतलब है काम को व्यक्ति के साथ जोड़ने का टैलेंट होना चाहिए। मतलब जैसा काम वैसा व्यक्ति। जो सिंपल सा बात बताओ, जो बच्चा कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट है उसको कंप्यूटर साइंस का काम देंगे, जो बच्चा मैकेनिक में एक्सपर्ट है उसको मैकेनिक्स का काम देंगे। ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि जो बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ के आया उसको हम मोटर दे देंगे चलाने के लिए, जो बच्चा मैकेनिक्स का पढ़ाई करने के आया उसको कंप्यूटर दे देंगे चलाने के लिए। तो हो गया कांड, हो गया सब खत्म। इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल बोथ आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहले तो आप देख लो कि क्या आपको कौन कौन सा काम करवाना है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यही चीज है कि काम और व्यक्ति दोनों को संभालने का टैलेंट होना चाहिए आपके पास। पहले आप देख लो मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब कि आपके पास कौन कौन तरह का काम है, सबको बांट लो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, बांट दो। और फिर उसके बाद जो व्यक्ति जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दो। यही सिंपल सा बात है। इसलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को बांट दो कैटेगरी के अनुसार। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वो व्यक्ति को काम दो जिसमें वो व्यक्ति एक्सपर्ट है। और थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में कुछ नहीं करना। ऑपरेशन मतलब ये नहीं होता है चिड़फाड़ करना। ऑपरेशन का मतलब है बिजनेस को ऑपरेट करना, चलाना। तो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी विच परफॉर्म थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म तब होगा जब मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल अच्छे से हो पाए। यही चीजों को मैं समझा रहा हूं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों अगर साथ साथ अच्छे से चलेगा तो यहां पर मैनेजमेंट ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब, फिर से सुनो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब हर काम का एक कैटेगरी होता है, उसको कैटेगरी में बांट दो। जैसे मार्केटिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, हर कैटेगरी में उसको बांट दो जो वर्क जिस लाइक है, जिस कैटेगरी लाइक है। और वो काम उस व्यक्ति को दो जो उसमें एक्सपर्ट है। जैसे मार्केटिंग का काम मैंने राम को दिया, मुझे पता है कि राम एक्सपर्ट है। अरे भैया तुम मैनेजर हो कंपनी का, तुमको पता है कि तुम्हारा जो सबऑर्डिनेट है, तुम्हारा जो एम्प्लॉय है किस चीज में एक्सपर्ट है, इतना तो पता होना चाहिए। तो मार्केटिंग में मान लो मुझे पता है कि राम एक्सपर्ट है तो मैंने राम को काम दे दिया। एडवर्टीजमेंट में मुझे पता है कि श्याम एक्सपर्ट है, श्याम को काम दे दिया। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों अगर साथ साथ अच्छे से चलता रहा तो मैनेजमेंट ऑपरेशन अच्छा से परफॉर्म होगा। दिस इज द मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अब आइए मूव ऑन करते हैं। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये वो जीवन का चक्र है जो चलता चलेगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे। प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। दिस इज द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस बेसिस में चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को पहले प्लान करोगे, करने से पहले प्लानिंग होता है। आप जानते हो किसी चीज के लिए प्लानिंग होता है तब जाकर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी। तो आप किसी चीज को प्लान करोगे फिर ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग मटेरियल रेडी होना चाहिए। थर्ड स्टाफिंग मतलब आपको आदमी भी चाहिए काम करवाने के लिए। फोर्थ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब होता है जहां पर आप काम को एग्जीक्यूट करते हो, काम को प्लान के अकॉर्डिंग चालू करते हो।
और फिफ्थ में क्या करते हो, कंट्रोलिंग। अगर कुछ गलतियां आपसे हुई हैं तो उसको कंट्रोल करोगे, और कंट्रोल करने के लिए फिर से आप उस गलतियों, जैसे गलती किए तो गलती तो होता ही है, तो गलती को कंट्रोल करोगे, कंट्रोल करने के बाद फिर से आप उस गलती को सुधारने के लिए प्लान करोगे, फिर प्लान के बाद ऑर्गेनाइज करोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे। मतलब दिस प्रोसेस मूव ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, और दिस इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग फंक्शन। सीधा सा बात है, ये 5 फंक्शन है, ये पांचों फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस बेसिस में चलता चलेगा। जीवन का ये चक्र है, हमेशा चलते रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट, इफ एनी कंफ्यूजन कमेंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है सर, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, अभी मैंने क्या बोला कि मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर। मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर। अ मैनेजमेंट इज अ टीम लीडर, सॉरी मैनेजर इज अ टीम लीडर। मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर। और मैनेजर कैसे, टीम का लीडर है। लीडर क्या करेगा, काम को सौंपेगा, डेलीगेट करेगा, ए भाई तुम ये काम कर, ए भाई तू ये काम कर, ए भाई तू मार्केटिंग जा, ए भाई तू फाइनेंस का काम देख, ए भाई तू कार का इंश्योरेंस करवा, ए तू बाइक का इंश्योरेंस करवा। मतलब काम को बांटने का काम करता है मैनेजर, बिकॉज मैनेजर इज अ टीम लीडर। इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट ऑलवेज परफॉर्म इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप में परफॉर्म होगा, ये अकेले का चीज नहीं। अब तुम ही बताओ कि सर आप क्रिकेट मैच खेलो, आपको मैं कैप्टन बना देता हूं और आप अकेले खेलो, क्या ये पॉसिबल है कि हम अकेले क्रिकेट मैच खेल लेंगे कैप्टन बन के? मतलब सर आपको हम कैप्टन बना देते हैं और आपके साथ कोई भी प्लेयर नहीं जाएगा और आप जाकर मैच खेलो किसी टीम के अगेंस्ट में, क्या ये पॉसिबल है कि मैं अकेले खेल सकता हूं क्रिकेट अगेंस्ट द टीम? नहीं, क्योंकि क्रिकेट या एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज परफॉर्म, दिस इज द ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट, कहीं भी मैनेजमेंट हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट होगा, परफॉर्म होगा, तो दिस इज द ग्रुप एक्टिविटी, ये ग्रुप में परफॉर्म होगा। इसी के लिए मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी बताया गया। मैनेजमेंट इज अ टीम वर्क, ये अकेले करने वाला चीज नहीं है। हाँ, इसमें भलो है कि टीम लीडर मैनेजर रहेगा, वो चलेगा, लेकिन मैनेजमेंट इज अ टीम वर्क। याद रखिएगा, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। सिक्स पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक कहीं भी वर्ड रहे, देखो बेसिक क्लासेस बिजनेस स्टडीज का चल रहा है, इसी के लिए कुछ बातों को याद रख लो। डायनेमिक मतलब होगा हर समय चेंज होने वाला चीज। डायनेमिक मतलब क्या होता है, हर समय चेंज होने वाला चीज। मैनेजमेंट हैज टू चेंज गोल ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द चेंज टेक प्लेस इन द एनवायरमेंट। बहुत सही बात। मैनेजमेंट में वो कला होना चाहिए कि जैसा देश वैसा भेष। फिर से, मैनेजमेंट के अंदर वो कला होता है, जैसा देश वैसा भेष। मतलब जिस तरह से परिस्थितियां चेंज होंगी उस तरह से हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव भी चेंज होगा, जिस तरह से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा। यह एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपके बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, आप बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे, वो चैप्टर 3 में हमें पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर भी चीजों को समझा दूंगा मैं कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चेंजेज हो रहा है बाहर में, एक चेंज होता है बिजनेस के अंदर, एक चेंज होता है बिजनेस के बाहर। तो आपके बिजनेस के बाहर रिलेटेड कोई भी चेंजेज हो रहा है जिससे आपको पता है कि इसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा, तो वो प्रभाव हम पर ना ज्यादा खराब पड़े, प्रभाव हमारे पर खराब ज्यादा ना पड़े, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज हो जाओ। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल से चीजों को समझना आसान होता है। जैसे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, मान लो आपकी कोई कंपनी थी, उसके अंदर टेक्नोलॉजी था, वो ओल्ड हो चुका था, और आपके बगल में एक कंपनी थी, उसने अपने टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया। तो क्या होगा, उसने अपने टेक्नोलॉजी को चेंज किया तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लेगा। लेकिन आपके पास ओल्ड टेक्नोलॉजी है तो आप तो प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, बैठे रहोगे कि आप भी एक नए टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आओगे? अगर आप देर कर दोगे तो जाहिर सी बात है आपका जो कंपटीटर है, आपका जो दोस्त है, आपका जो बगल रिवाइवल जो फॉर्म है, वो आपको बीट कर देगा, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। इसीलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट हमेशा डायनेमिक होता है, मतलब जैसा देश वैसा भेष। ऐसे याद रखो, यही लैंग्वेज से कि जैसा देश वैसा भेष। मैनेजमेंट ऑलवेज रेडी टू चेंज देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द चेंज टेक प्लेस इन द एनवायरमेंट। जिस तरह से मेरा बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होगा उस तरह से मेरा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव भी बदल जाएगा। जैसे 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 2017 1 जुलाई 2017 जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। क्या इंप्लीमेंट हो गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, दिस इज द एक्सटर्नल चेंज इन द एनवायरमेंट, ये बिजनेस एनवायरमेंट का एक्सटर्नल चेंज है। जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो उसी तरह से जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट थी, जितने भी कंपनी फर्म
के मैनेजर्स थे, उन्होंने मैनेजमेंट में क्या इंप्रूवमेंट किया, उन्होंने अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू जीएसटी के अकॉर्डिंग कर दिया। बोला कि अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट जीएसटी ला दी है तो हम भी जीएसटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम भी जीएसटी के अकॉर्डिंग करेंगे। जिससे शुरुआत में बहुत सारे कंपनी को लॉस भी हुआ, बहुत सारे कंपनी को ये देखने को मिला कि टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, बहुत सारे कंपनी को ये देखना पड़ा कि मतलब कंज्यूमर को समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी खरीदे कि नहीं करे। व्हीकल ऑटोमोबाइल्स कंपनी में स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, उनको लगा कि जीएसटी आने से महंगा कार होगा कि सस्ता होगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में भी जीएसटी इंप्लीमेंट होने से उनको भी डर लगा कि महंगा होगा कि सस्ता होगा। तो ये सब चीज़ों पर इंप्लीमेंट थोड़ा थोड़ा पड़ने लगा था, लेकिन बाय द वे बाद में जाकर सब नॉर्मल हो गया। तो कहने का मतलब है मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ डायनेमिक फंक्शन, हमेशा उसको रेडी रहना होगा अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। 7 पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर। जाहिर सी बात है मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फील्ड। मतलब मैनेजमेंट फिजिकली आपको दिखता नहीं है लेकिन वो महसूस हो जाता है। जैसे आप कहीं भी जाते हो, जैसे आप प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में जाओ, प्राइवेट बैंक में जाते हो तो आपको एसी मिलेगा, ठीक ठाक चलता होगा, वेल ड्रेस्ड एम्प्लॉय मिलेंगे ठीक ठाक, आपको अच्छा मतलब हो सकता है कि आपको पानी भी ऑफर कर दिया जाए कि सर आप पानी लोगे कि नहीं लोगे, एक कंफर्टेबल स्पेस मिलेगा बैठने के लिए, कंफर्टेबल आपको इन्वायरमेंट मिलेगा जहां पर लोग आपसे बात करेंगे। यही कंपेरेटिवली आप चले जाओ किसी सरकारी बैंक में, मोस्ट प्रोबेबली एसबीआई की ही बात ज़्यादातर आता है, तो वहां पर आधा एसी नॉन फंक्शनिंग होगा, एम्प्लॉय हो सकता है कि इधर उधर शिफ्ट किए हुए टाइम पर ना हो, ज़्यादातर लिंक फेल होने का चांसेस आपको दिखने पड़ता है। तो यहाँ आपको क्या कंपैरेटिवली स्टडी दिखता है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक में? कंपैरेटिवली स्टडी ये दिखता है कि प्राइवेट बैंक मैनेजमेंट इज मोर साउंड देन गवर्नमेंट बैंक। हालांकि अब तो सारे सरकारी बैंक अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जा रहा है, अब अच्छे कर रहा है परफॉर्म, लेकिन मेजर डिफरेंसेस आज भी देखने को मिलता है। तो इससे क्या लगता है कि प्राइवेट बैंक का मैनेजमेंट अच्छा है और सरकारी बैंक का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो क्या आप मैनेजमेंट को वहां देखने गए थे? नहीं, आपको फील हुआ कि नहीं, आप गए जैसे ही प्राइवेट बैंक में एसी का चमकता हुआ हवा लगा, चमकते सितारे लोग दिखे, यूनिफॉर्म में दिखे, बढ़िया से ट्रीट किया गया, पानी पिलाया गया, तो ये फील हुआ आपको कि हाँ बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। यही आप सरकारी बैंक में गए, वहाँ पर लोग आपको अच्छे से नहीं दिखे, एसी अच्छा सा फंक्शनिंग नहीं कर रहा था, लिंक फेल रहा था, कोई आपको ध्यान नहीं दे रहा था, कोई आपकी बातों को नहीं सुन रहा था, कोई अच्छा सजेशंस नहीं दे रहा था, आपको समझ में आ गया कि ये सरकारी बैंक का मैनेजमेंट बेकार है। तो ये फील होता है, दिखता नहीं है। ठीक है, तो चलिए फटाफट कवर करते हैं सातों का सातों पॉइंट को, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा, इस चीज़ों को हम फटाफट रिकॉल कर लेंगे। तो मैनेजमेंट, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ गोल ओरिएंटेड, हमेशा एक लक्ष्य होगा, इसका एक मोटो होगा जीवन में जीने का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। सेकंड, मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर, मतलब मैनेजमेंट हर जगह पर प्रेजेंट होगा। पी फॉर परवेसिव, पी फॉर प्रेजेंट। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब मल्टी डायमेंशनल मतलब होता है काम के साथ साथ व्यक्ति को भी संभाल कर रखना। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अगर आप अच्छे से कर पाए तो इसका मतलब है आप मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी कर पाए। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली बेसिस में चलते रहता है, ये कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा कॉन्टिन्यूटी में चलेगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट अकेले परफॉर्म करने वाला चीज़ नहीं है, ये टीम वर्क है और इसमें लीडर होते हैं मैनेजर्स और परफॉर्म किया जाता है। मैनेजमेंट इज डायनेमिक, मतलब जैसा देश वैसा भेष, जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे चेंज होगा उस तरह से मैनेजमेंट भी चेंज होगा, क्योंकि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की तरह अगर चेंज नहीं होंगे तो हो सकता है कि हम मार्केट से निकाल दिए जाए, बेदखल कर दिए जाए और मतलब मेरा वजूद खत्म हो जाए। मैनेजमेंट इंटेंजिबल नेचर, तो अभी समझे कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबिलिटी है, मतलब उसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, जैसा कि प्राइवेट और सरकारी बैंक का एग्जाम्पल दिया। चलिए आइए ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट को, चीज़ों को समझते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव 3 तरह का होता है, किसी भी मैनेजर का ऑब्जेक्टिव 3 होता है। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल, तीसरा होता है पर्सनल। फिर से सुनिएगा, पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा होता है सोशल, तीसरा होता है पर्सनल। कोई भी मैनेजर सबसे पहले ध्यान ऑर्गेनाइजेशन पर देगा, इसी के लिए हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, तो सेकंड पॉइंट पर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ समाज पर भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और अगल बगल के समाज पर आपका कोई ध्यान नहीं है। जब समाज का ध्यान हो जाएगा तब तो आप तीसरे पॉइंट पर आएंगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब अपना भी ख्याल रख लिया करो सर। जब आप ही खुश नहीं रहोगे, जब आपके एम्प्लॉय खुश नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा? तो सबसे पहले आपको किस पर ध्यान रखना है? ऑर्गेनाइजेशन पर। दूसरा किस पर ध्यान रखना है? समाज पर, सोशल पर। तीसरा किस पर ध्यान रखना है? खुद पर, पर्सनल। इसीलिए रखा गया है 3 तरह का ऑब्जेक्टिव। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव।
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से चीज़ों को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया जाए, अपने ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया जाए। यहाँ पर 3 तरह से स्टेज बनाया गया है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। यहाँ पर कंसिडर्ड ये स्टेज को किया गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए ये स्टेप बनाया गया है। अगर मान लो कोई भी आप नया फर्म खोलते हो या आप कोई भी दुकान खोलते हो मार्केट में, नया नया मान लो कोई स्वीट्स का दुकान आप खोले मार्केट में, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे? सर्वाइवल। सबसे पहले आप सोचोगे कि भैया हमको जिंदा रहना मार्केट में, हमको अभी कोई ये नहीं चाहिए कि हमको बहुत बड़ा संपत्ति हो जाए, बहुत अच्छा मार्केट में रन करने लगे, नहीं, बस हम अभी सर्वाइव कर जाए। मतलब सर्वाइवल में कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। सर्वाइवल में क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब सिर्फ जिंदा रहे, मार्केट में टिके रहे, बस मेरे लिए अभी यही काफी है सर। अच्छा खासा 1 साल बीत गया, फिर उसके बाद मन में इच्छा हुई कि सर अब ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर बढ़ने के लिए अब सोचना पड़ेगा सर। मतलब आफ्टर सर्वाइवल, मतलब आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, अब जीवन में प्रॉफिट होना चाहिए सर, क्योंकि बिना प्रॉफिट का हम कितना दिन काम करेंगे सर? रेंट देना होता है, जो मेरे अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देना होता है सर, कैसे दे पाएंगे? तो इसमें प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो आफ्टर सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन अर्न एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। तो जब भी कोई नया कंपनी आता है मार्केट में तो सबसे पहले वो सोचता है किसके बारे में? सर्वाइवल के बारे में। फर्स्ट स्टेज सर्वाइवल। जब वो अच्छा खासा सर्वाइव कर लेता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का खेला खेल लेता है अच्छा दिन तक, फिर उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि नहीं सर अब जीवन में कुछ खुशहाली आना चाहिए, अब जीवन में कुछ रोमांस आना चाहिए, अब जीवन में प्रॉफिट आना चाहिए। तो ठीक है भैया, आप प्रॉफिट कमाने लगे, अब अच्छा अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे, अच्छा पैसा कमाने लगे, और भी अच्छा पैसा कमाने लगे। अब दिमाग में आएगा सर वी नीड ग्रोथ, अब जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहिए सर। अब ऐसा नहीं है कि एक जगह दुकान खोले तो हम एक ही जगह रह जाए, अब हमारा दुकान का एक चैन होगा, मतलब पटना में अपना राज होगा, तो उसको कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ 2 तरह का होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ग्रोथ 2 तरह का होता है, वन इज नोन एज एक्सपेंशन एंड अनदर इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। एक को कहते हैं एक्सपेंशन, एक को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन क्या है, चंद प्यार शब्दों में समझा देता हूं। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 4 दुकान, 4 दुकान से 5 दुकान, मल्टीपल स्टोर आपका दुकान खुल गया। एग्जांपल हरीलाल स्वीट्स। हरीलाल स्वीट्स पहले कंकड़बाग में था, फिर बोरी रोड चला गया, फिर दानापुर चला गया, फिर खगौल चला गया। तो इससे कहने का मतलब क्या है कि हरीलाल ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद उसने मल्टीपल स्टोर सेटअप किया, मल्टीपल स्टोर सेटअप किया। मल्टीपल स्टोर सेटअप करने का मतलब होता है एक्सपेंशन, इसको भी हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ का ये पहला पार्ट है जो एक्सपेंशन होता है। ग्रोथ को हम दूसरे नजरियों से भी दे सकते हैं, जिसको हम करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। तो सेकेंड पॉइंट क्या? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है ये कि आपका स्टोर एक ही रहे, इसमें मल्टीपल स्टोर रहने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्टोर में मल्टीपल प्रोडक्ट बिके। पहले ये जो स्टोर था, मान लो कोई स्टोर था, कोई स्वीट्स का दुकान था या कुछ भी था, इसमें पहले एक प्रोडक्ट बिकता था। पहले मैं जब पटना में अपना एक स्टोर खोला तो उसमें एक प्रोडक्ट बिकता था, अब जाकर के हम मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो व्हेन बाय अ कंपनी सेल अ मल्टीपल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड द डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे पतंजलि पहले दवाइयों पर, औषधियों पर ज्यादा प्रोडक्ट ला रही थी मार्केट में। अब धीरे धीरे क्या आ गया, जूस आने लग गया, सॉप्स आने लग गया, मतलब साबुन लोग आने लग गया, डिफरेंट वैरायटी ऑफ साबुन आने लगा, जूस आने लगा, कपड़ा आने लगा, डिटर्जेंट आने लगा। पहले कहाँ था? पतंजलि का औषधि तक था, मेडिसिन तक था। मेडिसिन से इसका डाइवर्सिफिकेशन किधर तरफ आ गया? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की ओर आ गया, डिटर्जेंट की ओर आ गया, है ना। तो एक प्रोडक्ट लाइन चेंज हो गया। तो एक्सपेंशन का मतलब मोटा मोटी समझो, ग्रोथ का 2 ही पहलू होता है। पहला होता है एक्सपेंशन, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल स्टोर खोलना, एक जगह पर खोलना, कंकड़बाग हो गया, सगना मोड़ हो गया, खगौल हो गया, दानापुर हो गया, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल स्टोर खोल रहे हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपेंशन। ये भी ग्रोथ का पार्ट होता है। और एक डाइवर्सिफिकेशन होता है, मतलब दुकान एक है लेकिन प्रोडक्ट अनेक है, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। पहले हम एक प्रोडक्ट बेचते थे भाई साहब, अब जीवन में मैं कुछ और उपलब्धियां चाहता हूं तो मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल पतंजलि, समझ में आ गया। तो कोई भी नया स्टोर खुलेगा तो 3 स्टेज में गुजरेगा। पहला स्टेज क्या होगा? सर्वाइवल, भैया जीना मतलब जिंदगी जीने हैं सर, और कुछ ख्वाहिशें नहीं है। कुछ दिन जिंदगी जी लेंगे तो अब सर प्रॉफिट कमाना है जीवन में, अब यही ख्वाहिश है। ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे तो सर आप ग्रोथ करेंगे। सर ग्रोथ का 2 पहलू है, या तो मल्टीपल स्टोर खोलेंगे, नहीं तो मल्टीपल प्रोडक्ट बेचेंगे।
चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। मैनेजर का सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान दे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान दे, ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के बारे में सोचे। सेकंड में जब ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के बारे में जब मैनेजर सोच लेता है तो फिर उसको कहा जाता है भाई समाज के बारे में भी सोच ले थोड़ा। ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, भाई समाज के बारे में भी सोच ले। जैसे समाज के बारे में कैसे सोच सकते हो, तो एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कहते हैं CSR। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे टाटा कंपनी हो गया, अंबानी की कंपनी हो गया, अडानी की कंपनी हो गया, तो ये सब साल में अपने नेट प्रॉफिट का 2% दान करते हैं। साल में उन लोग अपने नेट प्रॉफिट का 2% दान करते हैं, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दान कहाँ होता है, ये दान होता है एजुकेशन में, ये दान होता है हेल्थ सेक्टर में। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां एजुकेशन और हेल्थ पर दान करती है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपना मतलब अपना स्कूल और अपना हॉस्पिटल भी खोल देता है ताकि उसके अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉय उनके बाल बच्चे पढ़ सके, या एम्प्लॉय और उनके बाल बच्चे को अगर कोई बीमारी हो तो उनके हॉस्पिटल में एडमिट हो सके। जैसे कि टाटा में TMH है, TMH और टाटा मेन हॉस्पिटल है, वहाँ पर एम्प्लॉय के बाल बच्चे और उनके गार्जियन को फ्री मेडिकल उपचार मिलता है। टाटा खोली हुई हॉस्पिटल, और टाटा के कुछ स्कूल भी चलते हैं, बहुत सारे अच्छे स्कूल चलते हैं जहाँ पर टाटा कंपनी के एम्प्लॉय के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। मतलब हम कंपनी खोल करके काम दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, GDP में देश को मदद दे रहे हैं, साथ साथ हम हमारे अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, एक अच्छा एजुकेशन और हेल्थ भी दे रहे हैं। अवॉइड यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स, आपका ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए बहुत सारी ऐसी कंपनी को कि पॉलिथीन बैग्स का प्रयोग ना करें। तो ये भी क्या है, समाज के प्रति आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी इको फ्रेंडली, प्रोडक्ट आप इको फ्रेंडली बनाएं। मतलब कंपनी पैकेजिंग इस तरह, देखो कंपनी पैकेजिंग करती है ना, तो उनका सोचना चाहिए ना कि जैसे अब प्रोजेक्ट क्या चल रहा है कि प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, या प्लास्टिक वो यूज हो जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो अच्छे से सड़ गल जाए। तो प्रोडक्ट वैसा होना जो इको फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली मतलब बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होना। और तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रख लिया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, आपने समाज का ध्यान रख लिया, सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा पॉइंट में आइए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजर्स शुड ऑलवेज कंसिडर अबाउट द वेलफेयर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। हाँ भैया, अपना एम्प्लॉयज का ख्याल जरूर रखना। ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखो, समाज का ध्यान रखो, चलेगा, अपने एम्प्लॉय का भी ध्यान रखना बेटा। जिस दिन आप अच्छे मैनेजर बन रहे हो या बनोगे या अच्छा करोगे जीवन में, आप अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना। अगर आप एम्प्लॉय नहीं खुश रख पाए, अगर आपका एम्प्लॉय नाराज हो गया, अगर आपका एम्प्लॉय नारुष्ट हो गया तो भाग जाएगा भाई, और उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वैसे एम्प्लॉय को लाने में आपको समय लग जाएगा और तब तक में आपका ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाएगा। इसके लिए क्या क्या बातों पर ध्यान रख सकते हैं, तो आप देखिए कि टाइमली उनको रेमुनरेशन मिल जाए। भैया रेमुनरेशन मतलब सैलरी होता है। इंक्रीमेंट टाइम पर इंक्रीमेंट कर दीजिए सैलरी को। इन्हें कि 10,000 से काम करवा रहे हैं तो 10,000 उसको 5 साल तक 10,000 दे रहे हो, कुछ बढ़ा दो भाई, 2,000 बढ़ा दो, 12,000 कर दो, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए। ट्रेनिंग एम्प्लॉय का बीच बीच में अच्छा खासा देते रहो, जिससे वो मशीन इक्विपमेंट पर अच्छा से काम कर सके, एक्सीडेंटल डैमेज ना हो। तो चंद बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। तो मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर अबाउट द वेलफेयर ऑफ इट एम्प्लॉयज। अरे एम्प्लॉय का मतलब वेलफेयर कैसे हो सकता है, सही समय पर सैलरी दो, सही समय पर उन लोगों का सैलरी बढ़ा दो, उन लोगों को अच्छा से ट्रेनिंग दो, उनको अच्छा एक वर्किंग कल्चर दो, इन्वायरमेंट दो, फ्रेश इन्वायरमेंट का में काम करने का दो, उनको एक मतलब सही समय पर रेस्ट इंटरवल भी होता है जिसको फैटिग स्टडी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो सब चीज़ों का ध्यान रखो। तो 3 तरह का ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है, फिर से एक बार कर ले। 3 तरह का ऑब्जेक्टिव होता है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट कंसिडर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें अगर कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन है तो 3 स्टेज में परफॉर्म करेगा। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। पहले सर्वाइव करो, प्रॉफिट कमाओ, फिर जीवन में अच्छा कर गए तो ग्रोथ करो। सेकंड, समाज पर ध्यान रखो, सोशल ऑब्जेक्टिव। और थर्ड, आप अपने आप पर ध्यान रखो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट में पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है, सोशल, तीसरा पर्सनल। चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे तो जल्दी से कमेंट करेंगे यस सर, नहीं समझे होंगे तो भी कमेंट करेंगे कौन सा पोर्शन कौन में पार्ट में आपको दिक्कत हुआ। तब तक मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि आपने हमारे क्लास को इतने पेशेंसली कवर किए। और प्रेकेडमी में आपको आने के लिए स्वागत है। तो प्रेकेडमी में आप लोग बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट, बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। सब्सक्राइब तो जल्दी जल्दी कर दे भाई मेरे, ठोक दे सब्सक्राइब। और जो बच्चे को अगर क्लास समझ में आया कमेंट्स करेंगे, समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट्स करेंगे कि सर कौन सा पार्ट में दिक्कत हो रहा है।
साथ साथ हमारा एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल लिंक है Prakademic क्लास 12, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मिलते रहता है, तो वहाँ पर जाकर के आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, जहाँ पर पीडीएफ्स, क्लासेस, नोट्स और तमाम सारी बातें आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तमाम आप जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जो अभी तक सिलेबस नहीं देखे हैं, बिहार बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, वो सिलेबस जरूर देख लें। और आज पार्ट 1 वीडियो आया है, पार्ट 1 वीडियोस को भी अच्छे से पढ़ लें, तब जाकर के आप नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 वीडियोस को कवर कर पाएंगे हमारे साथ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से बने रहें और तमाम सारा लुत्फ उठाते रहें। और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ाई के दौरान में आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव पॉइंट साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए Prakademi।